हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एसएससी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, सबसे पहले क्लास को शेयर करेंगे, देन उसके बाद पूरे सेशन में बने रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपकमिंग एग्जाम जो आपका यूपीएसआई है या यूपी पुलिस है, दोनों एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू हमने लगाए हैं और उस पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो हिंदी के प्रश्न है उन्हें हमने देखा है, तो उनसे एक आइडिया आपके दिमाग में आ चुका है कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हुए चल। कोशिश यही है कि जो क्वेश्चन है उसके पीछे जो आंसर, मतलब आंसर के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रॉपर बताया जाए। चारों ऑप्शंस को सॉल्व करते चल रहे हैं, डेली 40 क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ 40 क्वेश्चन ही नहीं, उसके साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन के साथ आप कहोगे घंटे में बहुत कुछ पढ़ने को मिल रहा है। तो आप लोग इसे रिवाइज जरूर करें और अपने अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा कैसे? आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 10 बजते ही, जैसे ही क्लास लाइव होती है वैसे ही आप तक यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन जाएगा कि क्लास लाइव हो चुकी है, आप आइए। साथ ही में अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट हो किसी को पुराने सेशन से या इस वाले सेशन में भी हो तो पूछते रहेंगे, नहीं कि सोच रहे हैं बाद में पूछेंगे, बाद में देख लेंगे, फिर बाद का बाद ही हो जाता है। ठीक है, तो साथ के साथ जो भी डाउट हो पिछले क्लासेस को भी रिवाइज करते चलिए। डेली लाइव सेशन में आइए, साथ के साथ पूछेंगे और इसे रिवाइज करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। तभी आपकी जाकर ये जो पूरा 1 घंटा है ना, ये यूटिलाइज कब होगा? जब आप इसे दोबारा से पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो गो शब्द है ये अनेकार्थक है और इसके अर्थ में कौन कौन से शब्द आते हैं, ये पूछा गया है। तो जब हम गो शब्द की बात करते हैं तो इस गो के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे कि बात करें, गो गाय को भी कहते हैं, गो इंद्र को भी कहा जाता है, पृथ्वी को भी कहते हैं, स्वर्ग को भी कहा जाता है ना? स्वर्ग को, तो स्वर्ग क्या सही लिखा हुआ है? जल्दी से बताओ। मैंने सुवर्ग लिखा है, तो क्या ये ठीक है? या फिर जो ऑप्शन में दिया गया है स्वर्ग, वो ठीक है? इसके अलावा बैल को भी क्या कहा जाता है? गो कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? अनेकार्थी शब्द है, बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो इसीलिए इसे याद रखना पड़ेगा। ऐसे कई सारे शब्द हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, तो ये इतने शब्दों में आ रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे शब्द होते हैं। हम आंख के लिए भी गो कहते हैं। इसके अलावा नदी को भी गो कहा जाता है। नदी के अलावा और क्या आ जाएगा? सरस्वती आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, है ना? क्या आएगा? सूर्य को भी जो है, देवी सरस्वती को भी जो है पर्यायवाची अर्थ में लिया जाता है या इसके अनेकार्थी शब्द में लिया जाता है सरस्वती। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर बाण और वज्र, क्या याद रखना है? एक बाण है और एक हो जाता है वज्र, जो कि इंद्र का क्या है? हथियार है, महर्षि दधीचि की हड्डियों से जो बना था। तो क्या आंसर करेंगे? वेद शंख समुद्र नहीं होगा, श्रेष्ठ भार शिक्षक नहीं होगा, स्वर्ण जल पारा नहीं है, स्वर्ग सूर्य और बैल आपको दिया गया है। आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्लास को जरूर शेयर करें। जब से क्लास का टाइम बदला है तब से स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लास से गायब है, तो उन सभी को बताइए कि क्लास सुबह हो रही है, 10 बजे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जो श है इसका उच्चारण स्थान क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं हमारे जो संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी या ऊष्म या उष्ण संघर्षी, ऐसे दिया जाता है, ऊष्म उष्ण। तो ये जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं ये वाला श है, ये श है, ये है और ह हो जाएगा। अब इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है। इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, इसका मूर्धन्य है। ठीक है, या मूर्धा, इसे हम वर्ष भी कहते हैं, साथ ही में ये दंत भी है। ठीक है, और ये आपका काकल्य हो जाएगा, काकल्य। इसके अलावा इनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये अघोष है कि सघोष है, तो इन्हें हम अघोष और महाप्राण क्या कहेंगे? अघोष और महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। और यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा वर्णमाला भी कई बार मैं बता चुकी हूँ, तो वर्णमाला को आपको रिवाइज करके रखना है। एक एक वर्ण आपको पता होना चाहिए, किस
वर्ग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। इस वाक्य में जो को है ये किस कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कारक के भेद कितने हो जाएंगे? 8 हो जाते हैं। और 8 भेद कौन कौन से होंगे? बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए आपको। पहला होता है कर्ता कारक जिसके साथ परसर्ग आता है ने। दूसरा होता है कर्म कारक जिसके साथ परसर्ग आता है को। तीसरा होता है करण कारक जिसके साथ परसर्ग है से या फिर के द्वारा। फिर उसके बाद 4 नंबर पर आ जाएगा अपादान। अपादान में जो विभक्ति आती है वो सी आएगी। उसके बाद संप्रदान 5वां नंबर। संप्रदान में के लिए और साथ ही में कभी कभी को परसर्ग का भी यूज किया जाता है। 6 नंबर पर हम कहेंगे संबंध कारक आता है और संबंध में सबसे ज्यादा परसर्ग हम देखते हैं का, की, के, ना, नी और ने, रा, री और रे। ठीक है, फिर उसके बाद 7वें नंबर पर आएगा अधिकरण कारक जिसमें जो परसर्ग है वो कौन सा हो जाएगा? में या पर आएगा। और 8वां होता है संबोधन कारक और इसमें जो कारक परसर्ग आएगा वो क्या आएगा? के, अरे, ठीक है, हाय, इस प्रकार के जो है विस्मयादिक चिन्ह के साथ आते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हरिवंश राय को क्या दी है? गाय दी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो कर्ता में तो नहीं आना चाहिए तो विभक्तियां लगा लो अगर ऐसे याद नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ने या पर हो जाएगा। संप्रदान में के लिए और कभी कभी को भी आती है। को क्यों आती है? को तब आएगी जब कुछ दिया जा रहा हो और वो चीज हम वापस ना ले, है ना, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं गरीबों को भोजन दो, गरीबों को भोजन दो। अब इसमें पूछेगा तो यहाँ पर को में संप्रदान कारक है। ऐसे ही कहा जाए पौधों को पानी दो, पौधों को पानी दो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी संप्रदान है। ऐसे ही कहा जाए सर्दी के समय कंबल बांटते हैं तो कहते हैं ना कि गरीबों को कंबल दो। तो कुछ भी आप दे रहे हैं लेकिन उस चीज को वापस नहीं लेंगे, है ना। गरीबों को कंबल दो, भूखे को खाना दो। ऐसे एग्जाम्पल जो है बार बार पूछे गए हैं। भूखों को खाना दो या भोजन दो। तो इन सभी में ये जो को परसर्ग है यहाँ कर्म कारक नहीं है। यहाँ सभी में क्या है? सभी में आपका संप्रदान है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर भी ऑप्शन बी आ जाएगा। जब हम करण कारक की बात करते हैं तो यहाँ पर से या के द्वारा परसर्ग आएगा। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? देश भाषा का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा लोगों के बीच में जो प्रचलित भाषा है या हमारे जो है कनेक्टिविटी ना कहकर हमारा जो एक दूसरे से बात करने का जो माध्यम रही है वो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा रही है? तो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत या अपभ्रंश है। कई बार आप देखोगे संस्कृत को कहा गया है, लेकिन संस्कृत की अगर हम बात करें तो इसे प्राचीनतम भाषा के रूप में कहा गया है, प्राचीनतम भाषा। ठीक है, और यहाँ पर जो पाली है जिसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। और ये आप देखेंगे बौद्ध धर्म में सबसे अधिक जो बोली जाने वाली जो भाषा रही है या प्रथम जनमानस भाषा भी इसे हम कहते हैं, प्रथम जनमानस भाषा। ठीक है, तो जनमानस का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा लोग जो है बात करने के लिए एक दूसरे से संप्रेषण के लिए इसी का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 5 नंबर पर बढ़ते हैं। वाक्य छक्का मारा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयादि है या संकेत है, तो ये अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हो जाएंगे? 8 होते हैं, जिसमें से 4 वहां दिए हैं, बाकी जो नहीं है वो यहाँ देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। ठीक है, दूसरा हो जाएगा
प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा यहाँ पर नहीं है, कौन सा नहीं है, निषेधात्मक, निषेधवाचक, निषेधवाचक हो गया। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर एक बच रहा है हमारा आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। और चौथा हो जाएगा निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, तो ये टोटल होते हैं 8। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी ने जो है बहुत मैच चल रहा है, उसमें कहा वाह क्या छक्का मारा है, तो हमारे अंदर जो है एक कहेंगे खुशी का माहौल, खुशी का भाव उत्पन्न हुआ है या आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ, वाह क्या छक्का मारा है, बाउंड्री पार कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, ये हमारा विस्मयादि हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है वैसे देखा जाए तो ये सी है। ठीक है, जब यहाँ पर संदेहवाचक की बात करते हैं तो संदेहवाचक में क्या हो जाएगा, कहीं पर संदेह है ना, क्या है, कहीं पर आपको संदेह लग रहा है। तो पहला जो है संदेहवाचक की जब हम बात करते हैं तो जहां हमें किसी कार्य के होने पर संदेह हो, ऐसे कहा जाए हो सकता है आज वर्षा हो जाए, है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, संभावना, या हो सकता है वर्षा हो या ना हो, ऐसे करके जब कहीं पर संशय उत्पन्न हो रहा हो वहां पर संदेहवाचक होगा। इच्छावाचक में हम कहेंगे जैसे कह दिया जाए आप उत्तीर्ण हो, आप सफल हो, तो ये हमारी इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर हम अपने मन के जो विचार होते हैं या किसी के प्रति हम आशीर्वाद व्यक्त करते हैं, वहां इच्छावाचक होता है। संकेतवाचक में किस प्रकार के वाक्य आ जाएंगे, जहां एक बात पर दूसरी बात आधारित होती है या आश्रित होती है। उसके बाद यह है विधानवाचक, जहां पर किसी बात के बारे में हमें कुछ जानकारी मिले, है ना, कि वो जानकारी हमें मिल रही हो या फिर क्रिया का होना पाया जाए, वहां पर विधानवाचक होता है। उसके बाद यह है निषेधात्मक। इसमें क्या होता है, इसमें किसी बात के लिए मनाही होती है ना, कि तुम वहां मत देखो, ऐसे मत बोलो, बाहर मत खड़े रहो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, मनाही की जा रही है किसी भी बात के लिए, वहां निषेधात्मक। आज्ञावाचक में क्या होगा, चुपचाप बैठो, है ना, पढ़ाई करो, स्कूल चले जाओ, बड़ों का आदर करो, ये सब क्या है, ये आज्ञावाचक है। उसके बाद जो है, अच्छा निषेधात्मक 2 बार हो गया है तो एक को हटा देते हैं, है ना, एक को हटा देते हैं, तो फोर्थ वाला कौन सा बचा था, प्रश्नवाचक इसमें रह गया है। तो प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तुम इतना देरी से क्यों आए हो, कल क्यों नहीं आए थे, कहाँ गए थे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक में आता है। तो अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, उसी में से ये एक भेद है। अगला दिया है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या दिया है, वाक्य शुद्धि हमसे पूछी है और हमें बताना है कौन सा वाक्य सही है। तो वाक्य शुद्धि में हम देखते हैं कई प्रकार की त्रुटियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि बात करें सबसे अधिक पूछी जाने वाली है कौन सी वाली, सबसे अधिक पूछी जाती है कारक परसर्ग, वर्तनी संबंधी होती है, या क्रिया जो है गलत होती है, सार्थक निरर्थक शब्द गलत होते मतलब दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है आपसे पूछा जाता है संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। अब क्या दिया है, देखो, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करेगी। ये जो समूल शब्द है इसका मतलब ही क्या होता है, मूल से, मूल से अर्थात जड़ से। तो इसके साथ ही आपको अलग से परसग लगाने की आवश्यकता नहीं है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, फिर उसके बाद दिया है उसे रस्सी बांध कर ले गए। तो यहाँ पर हम कहेंगे रस्सी बांध कर नहीं, रस्सी से बांध कर। ठीक है, तो यहाँ पर से परसर्ग लगाना आवश्यक था। वह घर को जा रहा है, तो यहाँ को का लोप हो जाता है, क्या आएगा, वह घर जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हमें बताना है। तो जब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य, तो इसके भेद कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जिसमें पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, ये 3 भेद है। यहाँ पर एक क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य अर्थात करता है और उसके बारे में कुछ बताया जाए उसे विधेय कहा जाता है। इसमें कोई योजक शब्द नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2
स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है, वाक्यों को जोड़ा जाता है। और इसमें क्या आएंगे, इसमें आते हैं योजक शब्द, है ना। और वो योजक शब्द जो होंगे वो किस प्रकार के योजक शब्द होते हैं, जब आपसे कहा जाए क्या, या, तथा, तथा, अथवा, इसलिए, है ना, कह दिया जाए इसलिए, और, इसलिए, और, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ संयुक्त वाक्य होता है। दूसरा दिया है मिश्र वाक्य। तीसरा जो टाइप है वो क्या है, मिश्र वाक्य, जहाँ एक वाक्य क्या हो, एक वाक्य स्वतंत्र हो एवं दूसरा आश्रित वाक्य हो, मतलब एक बात पर दूसरी बात आश्रित हो, ठीक है। और इसमें जो इसके लिए योजक शब्द जो आते हैं वो आ जाएगा कि, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, ज्यों त्यों, जैसा वैसा। तो एक क्वेश्चन कल भी मैंने आपको कराया था। अब देखो यहाँ साइंस पूछा है, वह धन के अभिमान में अकड़कर चलता है, सरल वाक्य। मैं अस्वस्थ था इसीलिए, ऑप्शन बी हो गया। बाकी को भी देख लेते हैं। बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, जहां खेत थे वहां शहर बस गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ मिश्र वाक्य है, ठीक है। और बाकी सभी ऑप्शन ए और सी में सरल वाक्य, क्योंकि वहां कोई योजक शब्द नहीं आया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सरस्वती पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ष में पूछा गया है। एक बार जो है पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जिनके द्वारा इसका संपादन किया गया था, तो किस वर्ष से किस वर्ष तक किया गया था। यहाँ पर पूछा है इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, प्रारंभ जब यह प्रकाशन होता है तो कौन से वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। एक इंडियन प्रेस करके एक संस्था हुआ करती थी, इंडियन प्रेस, जिसके द्वारा इसका संपादन किया जाता है प्रयागराज से। वर्ष था कौन सा, वर्ष था यहाँ पर वर्ष 1900। फिर उसके बाद इसका संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी देखते हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका संपादन शुरू करते हैं कब से, 1903 से लेकर वर्ष 1920 तक, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से भी बना है, दोनों तरीके से पूछा गया। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो ये क्या हो सकता है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। संक्रामक है, आक्रामक है, अतिक्रामक है या अभिक्रामक है। अब यहाँ पर संक्रामक का मतलब ये होता है कि जो संक्रमण से होता है, एक दूसरे से जो फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं, है ना। देखते हैं ना, जैसे आजकल मौसम बदलता है वैसे ही वायरल फीवर शुरू हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, संक्रामक बुखार, ठीक है। तो यहाँ पहले से ही व्यक्ति को जो है क्या हो गया है, रोग हो चुका है। हाँ संगम, वेरी गुड मॉर्निंग। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो ये क्या हो सकता है, तो संक्रामक नहीं होगा, यहाँ कहेंगे आक्रामक। मतलब या तो शुरू में काबू कर लो, नहीं तो उसकी स्थिति और क्या बिगड़ सकती है, बहुत खतरनाक स्थिति में जब वो पहुंच सकता है तो उसे कहा जाता है आक्रामक, है ना। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। संक्रामक का मतलब होता है जो एक दूसरे से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। यहाँ पर पूछा है सरल वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य में कोई योजक शब्द नहीं आएगा। दिया है गंगा हिमालय से निकलती है, उसने खाया और सो गया, है ना, उसने खाया और सो गया। तो ये क्या है, ये आपका संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यहाँ पर क्या है, जो का संबंध वे से है, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, ठीक है। उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्लास को शेयर भी करना है। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन अभी चल रहा है, इतना समय नहीं है कि अभी जो है आप सोचे कि टाइम निकाल कर तब हम क्लास देखेंगे। तो टाइम जो है आपको बाकी चीजों को छोड़कर प्रायोरिटी देनी है अपने टाइम को, पढ़ाई को। क्योंकि देखो अभी ये सोचोगे ना पढ़ाई के लिए टाइम निकालेंगे तो वो टाइम कभी नहीं निकलेगा। हाँ बाकी चीजों के लिए टाइम निकल सकता है,
तो प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दें। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी सी मेहनत से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आप हिंदी में टॉपिक हमें पता होता है, बहुत इजी से टॉपिक है। कुछ कुछ टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जिसमें रचना थोड़ा डिफिकल्ट है, छंद अलंकार है ना, बाकी सब तो इजी है, थोड़ा संधि में इशू होता है। बट बाकी सब में अगर आप अच्छे से मेहनत करके जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप अच्छा स्कोर 30-35 नंबर बहुत इजीली आपके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा क्लास में आइए, है ना। देखो अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा, फिर एग्जाम देने का ही फायदा क्या है। आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी सिर्फ दिखावे वाली है कि हाँ हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे एग्जाम तक हमारी तैयारी नहीं है। तो उस तैयारी को क्या करो, अभी थोड़ा सा चेंज लाओ उसमें। अभी बाकी सारी चीजें साइड कर दो, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है, शादी वादी होती रहेंगी, आप नहीं जाएंगे तो भी शादी नहीं रुकने वाली है। हाँ, अब आप सोच लेना आपकी शादी ना हो जाए। तो अभी डिपेंडेंट जो है, सॉरी, डिपेंडेंसी जो है उसको खत्म करने का समय, इंडिपेंडेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी अपने पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इस समय दोबारा से नहीं आने वाला है ना, इतनी अच्छी वैकेंसी फिर से आने वाली है, ना एग्जाम जल्दी से कंडक्ट होगा। एग्जाम आपने देखा है, पहले की बात करें कितने लंबे लंबे समय तक एग्जाम कंडक्ट हुए, दो दो बार पेपर हो रहे हैं, फिर भी लीक हो रहे हैं। तो भी सरकार थोड़ी सी इस चीज को लेकर ज्यादा फोकस रहेगी कि पेपर टाइम पर हो जाए, पेपर सही से कंडक्ट हो जाए। तो इस मौके का फायदा उठाइए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनाकार के बारे में पूछा गया है। नील कुसुम जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अब दिनकर जी की रचनाओं को पढ़ लिया जाए, है ना। यहाँ पर अज्ञे हैं, निराला है और सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। तो कई बार जो है क्वेश्चन आया है दिनकर जी की रचनाओं से, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर जरूर करेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो भाई यहाँ पर दिनकर जी की रचना है, तो दिनकर जी को यहाँ पढ़ लेते हैं। इनकी रचना में जो है पूछी जाती है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा ये किसने लिखी है? रेणुका है, रेणुका। हुंकार इनकी रचना है, इनकी रचना है रश्मि रथी, है ना। कौन सी हो जाएगी? रश्मि रथी। जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये लिखी सबने 50-60 से ज्यादा ही लिखी होती है। कुरुक्षेत्र है, ये भी बार बार पूछी गई है कि कुरुक्षेत्र जो है ये किसकी रचना है। इसके अलावा इनकी रचना में उर्वशी आता है, उर्वशी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उर्वशी भी बार बार पूछी गई है। एक है यहाँ पर हम कहेंगे स्वर्ण अर्धनारीश्वर, 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 ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक इन्होंने लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी बार बार पूछी गई है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये किसकी रचना है, ठीक है। अब आते हैं पंत जी की तरफ। तो पंत जी की जो रचनाएं हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। चिदम्बरा किसकी है, जरा एक बार बता दो। अच्छा, अगर निराला जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि तो इन्होंने सरोज स्मृति लिखी है अपनी पुत्री की याद में, है ना। तोड़ती पत्थर, ये इनकी बहुत ही बेहतरीन कविता है, तोड़ती पत्थर, ठीक है। अब यहाँ पर यदि उनकी और रचनाओं की बात करें, किनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर निराला जी की रचनाएं पढ़ रहे हैं। बताओ भाई, चिदम्बरा मैंने पूछा है, चिदम्बरा किसकी रचना है? ये रचना हो जाती है किनकी? पंत जी की, चिदम्बरा, ठीक है। और एक रचना है इनकी लोकायतन। इसके अलावा इनकी सबसे फेमस रचना में आती है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ये बहुत बार पूछी गई है। एक तो चिदम्बरा और एक कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। इसके अलावा इनकी रचनाओं में है, कौन सी है? पल्लव है, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, ग्रंथि, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अज्ञे जी की रचना पढ़ लेते हैं। इनकी रचनाओं में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, एक तो ये हो गई। इसके अलावा इनकी रचनाओं में हम पढ़ते हैं हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार,
नदी के द्वीप, ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं यहाँ पर निराला जी की रचनाएं पढ़ लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कुकुरमुत्ता है, अणिमा है, तुलसीदास, अनामदास का पूथा है, ठीक है, और परिमल है, परिमल, अणिमा, तुलसीदास, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर पर आते, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो, है लंबी मोटी, काढ़त गुहत, नन्हावत ओछत, नागिनी सी भुई लोटी। इस पंक्ति में जो रस्म कौन सा हो जाएगा? यदि हम बात करें पहली ही पंक्ति में लग रहा है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण है जो बाल्यकाल में अपनी माता से पूछते हैं कि मैया ये मेरी जो चोटी है ये कब बढ़ेगी, है ना, कि आप जो है मुझे इतना दूध वगैरह पिलाती हैं, मक्खन खिलाती हैं, लेकिन ये आज भी छोटी है। तो यहाँ क्या है, संयोग श्रृंगार नहीं होगा, श्रृंगार रस की तो बात ही नहीं, ना वियोग है, क्या हो जाएगा, जहाँ माँ बच्चे का माता पिता का प्रेम दर्शाया जाता है वहां वात्सल्य रस होता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे माना जाता है, वात्सल्य रस के सम्राट कौन हो जाएंगे, यहाँ हम कहेंगे सूरदास जी हैं, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा वात्सल्य और भक्ति रस जो है, इसे रस की संज्ञा किसने दी है, भक्ति रस, ये रस किसने माने हैं, तो महाकवि तुलसीदास है, तुलसीदास और कौन आ जाएंगे, सूरदास जी। इनके अनुसार जो रस है, रस की संख्या इन्होंने कितनी मानी है, इन दोनों के अनुसार रस की संख्या 11 है, ठीक है। तो वो 11 किस आधार पर है, वो समझ गए कि पहले जो है हम 9 रस पढ़ते थे और 2 रस वात्सल्य और भक्ति रस और जुड़ जाते हैं तो संख्या हो जाती है 11। अगले प्रश्न पर आएंगे, रूढ़ शब्द का चयन करें। जब हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़ते हैं, बनावट के आधार पर शब्द भेद, तो ये 3 हो जाएंगे। कौन से होते हैं, एक होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे हो जाएंगे यौगिक शब्द और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द वो है जिनके यदि आप विभाजन करोगे, शब्द को तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ शूल दिया है, ठीक है, क्या दिया, शूल दिया, इसको तोड़ोगे शू प्लस ल, इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द में बन जाते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम कहेंगे शूल क्या है, रूढ़ शब्द है। विशंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाला कौन है, भगवान विष्णु कहा जाता है। पाणी ग्रहण है और उसके बाद जो है लंबोदर है। तो बाकी सभी की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, योग रूढ़ शब्द है। यौगिक में हम कहेंगे कि 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, है ना, 2 शब्दों से मिलकर बने शब्द को, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाता है, क्या क्या कहा जाता है कि भाई रसोई घर है ना, रसोई घर है। इसके अलावा आपसे कह दिया जाता है विद्यालय है, तो यहाँ पर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसके बाद तीसरा जो योग रूढ़ है, ये 2 शब्दों से मिलकर बनेंगे, 2 शब्दों से मिलकर बने शब्द, लेकिन तीसरा अर्थ जो है जिनका विशेष अर्थ निकलता है, मिलकर बने शब्द और ये तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं, तीसरा अर्थ इनका निकलता है या तीसरा अर्थ जहाँ प्रधान होता है। और इसी में हम देखते हैं बहुव्रीहि समास भी इन्हीं शब्दों से बना होता है। तो योग रूढ़ में क्या आ जाएगा, चक्रधर, है ना, चक्र को धारण करने वाले। लंबोदर दिया है, ये भी इसी में आएगा। दशानन दे दिया जाए, ये भी इसी का उदाहरण है, दशानन है, ठीक है, चतुरानन है। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य बताना है। वाच्य के भेद कितने हो जाएंगे, वाच्य के भेद होते हैं 3, ठीक है, वाच्य के भेद होते हैं 3, ठीक है, जिसमें पहला जो होता है वो होता है कृतवाच्य। और कृतवाच्य की जब हम बात करते हैं तो कृतवाच्य में हम क्या देखते हैं, जहां पर
कर्ता प्रधान होता है, ठीक है। दूसरा होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। और तीसरा होता है भाववाच्य, और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है और व्यक्ति हर काम में क्या होता है, असमर्थ होता है, ठीक है। इसमें जो क्रिया आएगी वो कौन सी आती है, क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, ठीक है। यहाँ पर सकर्मक होगी, और यहाँ जो क्रिया होगी वो सकर्मक या अकर्मक कोई भी हो सकती है। अब देखो क्या क्या दिया है, आपका कार्य कर दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चा सो चुका है, इसमें क्यों नहीं है, सोना अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर क्या है, भाववाच्य है क्या, बताओ जल्दी से, क्या भाववाच्य है, बच्चा सो चुका है, या कुछ और है, बताओ। ऑप्शन ए भी हो सकता है, मतलब कर्मवाच्य में पहला भेद भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है तीसरा दिया है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हुए वह पुस्तक पढ़ रहा है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है कई बार, कि जब कृतवाच्य को आप देखेंगे तो वहां पहले ट्रिक ये कहती है कि जहां पर कर्ता के साथ ने परसर आ जाए वहां पर कृतवाच्य होता है, तो ने तो कहीं भी नहीं आए। दूसरी ट्रिक ये कहती है कि कर्ता विभक्ति रहित हो, कर्ता हो, कर्म आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और क्रिया ए क्या हो सकती है, जब कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। तो ऑप्शन ए जो है, यदि इसकी हम बात करें, आपका कार्य कर दिया है, यहाँ पर कार्य क्या है, कार्य प्रधान है, कर्मवाच्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चा सो चुका है, इसमें हम कहेंगे यहाँ पर कृतवाच्य है, जहाँ पर करता है क्रिया अकर्मक है। उसके बाद दिया है यहाँ पर सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, कृतवाच्य है, पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें भी कृतवाच्य होगा, आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा है द्विरक्त शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा, योगाचार है, बड़ाई है, जीवन मरण है, या जगह जगह। तो ये जो जगह जगह शब्द है, जहां पर शब्द की आवृत्ति हुई है, ये क्या है, द्विरक्त शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 16 नंबर पर, विश्वैक्य ये शब्द है, और जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, शब्द दिया है विश्व ऐक्य, ऐसे, ठीक है। यदि इसको हम तोड़े तो ये कैसे आएगा, ऐसे बनेगा, इसमें से पूरा तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ यदि इन दोनों का मेल होता है तो क्या बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें, इसको और तोड़े, इसको ऐसे लिखें, मतलब दो शब्दों को ही रखें, तो ये कैसे है, ये ऐसे है क्या, ऐसे है, बताओ जल्दी से। तो यहाँ अगर हम देखें, क्योंकि दो मात्रा है, तो यहाँ पर यदि इसको हम देखें, ये बना कैसे था, तो यहाँ से हमने आ लिया था, और उसके बाद यहाँ ये ए था, और ये ऐसे था, तो इन दोनों के मेल के कारण यहाँ पर ये ऐसे आया है, ठीक है। तो यहाँ जो शब्द हम तोड़ रहे हैं, विश्व प्लस एक क्या आ जाएगा, तो क्या बनेगा, इक्के दिया है तो इसके तो होगा नहीं, बी वाला और सी वाला तो वैसे ही कर दिया, क्या आंसर बनेगा, डी होगा, हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ संधि कौन सी है, तो यहाँ वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि, जो ये कहती है कि यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, तो यहाँ ये आई में बदल जाता है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि आ या आ के बाद ओ आ जाए तो ये परिवर्तित हो जाते हैं अपने से बड़े स्वर में आओ पे, ठीक है। बस यही यहाँ पर हुआ है। अगले प्रश्न पर आएंगे, अगला है 17 नंबर, चाबी किस भाषा का शब्द है। तो जब हम शब्दों को याद रखते हैं, इस तरीके की विदेशी भाषाओं की बात करते हैं, तो जो हमारे घर में जो सामान हम देखते हैं, सबसे ज्यादा जो शब्द आएंगे वो पुर्तगाली से आते हैं, ठीक है। तो ये चाबी क्या है, हमारे घर में जो है एक सामान में से ही एक शब्द है। जैसे कि बात करें यहाँ पुर्तगाली से कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, तो पुर्तगाली में हम कहेंगे कि हमसे पूछा जाता है, भाई तुम्हारे पास कमरा है क्या, कमरे में अलमारी है, क्या है, अलमारी है क्या, ठीक है, अलमारी में आलपीन रखी है क्या, ठीक है, तुम्हारे घर में गमला है क्या, बाल्टी है क्या, ठीक है, तौलिया है क्या। अब ये शब्द क्या है, हमारे घर में हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे कहा जाए भाई नमस्ते कर लो, है ना, वह बहुत जो है मुझे उससे बहुत प्यार है, ऐसे कहा जाए,
खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये सभी शब्द क्या है, ये भी आपके पुर्तगाली भाषा से आए हैं। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, पुर्तगाली बन जाएगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा सभी के घर में हम देखते हैं कि भाई बिल्ली भी पाली जाती है और कुत्ता भी पाला जाता है। ठीक है, ये भी किससे आए हैं, ये भी पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे, हीरामन सुआ का उल्लेख कहाँ आता है, किस रचना में आता है। क्या दिया है, कबीर ग्रंथावली है, पद्मावत, सूरसागर या रामचरितमानस। चलिए बताइए, पद्मावत की यदि हम बात करें, इसे लिखा है किसने, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी, और इसे लिखा गया है किस भाषा में, इसकी जो भाषा है वो भी पूछी गई है, इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये रानी पद्मिनी जो है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, ठीक है, उन पर जो है इसे लिखा गया है। इस पर फिल्म भी बनी है, आप लोगों ने देखी थी। तो जो हीरामन सुआ है वो राजा रत्नसेन के जो संदेश हुआ करते थे या उनके बारे में बताने वाली जो बातें थी वो रानी पद्मिनी तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो बस वही सब जो है इस पद्मावत में लिखा गया है। राजा रत्नसेन और रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी, है ना, इन्हीं के बारे में पूरा लिखा गया है। तो हीरामन सुआ है जो रानी पद्मिनी और राजा रत्नसेन के बीच जो बात, मतलब एक दूसरे से कहते हैं ना संदेशवाहक कह सकते हो, या फिर राजा की जो कहते हैं ना कि बातें जो हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करते थे, दूत की तरह समझो इन्हें। ठीक है, इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि आखिरी कलाम है ना, इनकी रचनाओं में पूछा जाता है आखिरी कलाम, अखरावट, अखरावट। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कहरनामा। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो रही है वो पद्मावत रही है। कबीर ग्रंथावली किसने लिखी है, बताओ जल्दी से। ये तो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, सूरदास जी है, यहाँ महाकवि तुलसीदास जी आ जाएंगे, तुलसीदास जी। ठीक है, आप लोग बताएंगे कबीर ग्रंथावली किसके द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं 19 नंबर, कौटिल्य का विलोम हमें बताना है। कौटिल्य मतलब कुटिल, ठीक है, चालाक जो व्यक्ति है, कौटिल्य विद्वान थे, है ना, या हम कहें विष्णुगुप्त उनका नाम था। और जब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य की शुरुआत इन्हीं के द्वारा नींव रखी जाती है। तो ये जो कौटिल्य शब्द है इसका विलोम क्या बनेगा, इसका बनेगा आर्जव। ऑप्शन बी बन जाएगा। मतलब जो सामान्य सा व्यक्ति है, जो सीधा सा व्यक्ति है ना, सीधा है, उसके लिए आर्जव आता है। और यहाँ कौटिल्य जो है ये बात करता है कुटिल व्यक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें पूछा है जो गति है इसका विरोधार्थी। विरोधार्थी का मतलब जो इसका विलोम शब्द है, इसके विरुद्ध अर्थ देने वाला जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा। क्या क्या दिया है, मंद दिया है, आयतन है, दुर्गति है, प्रगति है। प्रगति का विलोम बनेगा अवनति, अवनति, या फिर आप कह सकते हैं पतन। ठीक है, दुर्गति का क्या बनेगा, तदगति बन जाएगा। और यहाँ ऑप्शन ए बनेगा मंद बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, 21 पर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जिसमें बात की जा रही है केहरी जो है ये किस शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है केहरी के बारे। अगर आपने पढ़े हैं सिंह के पर्यायवाची, सिंह जिसे हम शेर कहते हैं, क्या कहते हैं, शेर कहते हैं, इसे हम केहरी कहते हैं। केहरी है, केसरी है, केसरी, इसे हम क्या कहेंगे, मृगराज कहेंगे, इसे हम वनराज कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, शार्दूल, बहुत बार पूछा गया है शार्दूल किसका पर्यायवाची है, इसे हम व्याघ्र कहते हैं। तो क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। यदि हम मतंग की बात करें तो ये किसका है, ये हाथी का पर्यायवाची है। कपी किसका है, ये वानर या बंदर का है। और ये वाला हिरण का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, तो शेर के पर्यायवाची अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुयश का पर्यायवाची हमें बताना है। सुयश मतलब कि भाई आपकी प्रसिद्धि जो है किसी अच्छे काम के लिए है ना। तो विख्यात और कुख्यात में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है।
विख्यात आप अच्छी बातों के लिए प्रसिद्ध हैं, आपने कोई एग्जाम निकाला है, आपने कोई अच्छा काम किया है, उसके लिए आप प्रसिद्ध हैं, तो उसका मतलब है आप विख्यात, है ना। और अगर आपके साथ जुड़ गया है सुख्यात, इसका मतलब है आप बहुत ही बेहतरीन टाइप के डाकू हैं, ठीक है, और लोगों को लूटने का काम करते हैं, तो आप क्या बन जाएंगे, तब कुख्यात बन जाएंगे। आप बुरे काम करते हैं तो आप कुख्यात हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुकीर्ति है, सुकीर्ति है, इसके अलावा हम कहेंगे प्रसिद्धि है, यश है, यश, ठीक है, विख्यात शब्द है, ये क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, या हम कहेंगे पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या दिया है, सूर्यसुता। सूर्यसुता किसे कहा जाता है, यमुना, है ना। सूर्य पुत्री कौन है, यमुना है। नौकर किसे कहा जाएगा भाई, किंकर को नौकर कहा जाता है, दास है, भृत्य है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नलन, ठीक है। तो ये किसका पर्यायवाची है, कमल का है, जिसे हम जलज, जिसे हम पंकज, है ना, नीरज, तो जल के पर्यायवाची में हम क्या करें, जा लगा दे, वारज, तो ये किसके बन गए, कमल के पर्यायवाची बन गए। इसके अलावा इसे नलन, अरविंद, अरविंद, पुंडरी, पुंडरी, सरसिज, ठीक है। तो यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्लास शेयर करते रहना, और कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लीजिएगा। क्लास की टाइमिंग सुबह 10 बजे है। नेक्स्ट सेशन आपका 5 PM करंट अफेयर एंड 7 PM पर आपका जीके जीएस का सेशन होगा। 4 विकल्प है, इसमें हमें स्त्रीलिंग बताना है। अध्यक्ष शब्द, ठीक है, ये अध्यक्ष कहीं है कि अध्यक्ष जी आ गए हैं, तो यहाँ आ गई नहीं कहा गया, आ गए हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द है। महोदय, महोदय पुरुष को कहा जाता है, महोदय स्त्री को। प्रकृति ने, अब ये जो देवी प्रकृति है, माता प्रकृति है, धरती है, कोई भी शब्द हम देख रहे हैं ना, तो वहां पर हम क्या लगा रहे हैं, माँ शब्द लगाते हैं, है ना। तो ये क्या है, कि स्त्रीलिंग शब्द है। दुपट्टा लहरा दो, दुपट्टा जो है ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, शुद्ध वाक्य बताना। यह उस भवन से लघुत्तम है, यह उस भवन से लघुत्तम है। देखो जब भी हम बात करते हैं, जो ऐसे दिया ना लघुत्तम, इसका अर्थ है कि बहुत सारे जो है घरों में तुलना के बाद बताया गया है कि ये सबसे छोटा। लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा, ठीक है। लेकिन यहाँ तुलना तो दो में हो रही है, उस भवन में और इस भवन में, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होना चाहिए वो लघुत्तर में आना चाहिए। तो ये लघुत्तम क्यों कट गया, क्योंकि सबसे तुलना करने के बाद बताया जाए सबसे छोटा है, तो यहाँ लघुत्तर और यहाँ लघुत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, लघुत्तर होता है, ठीक है। अगले पर आते हैं, एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, उसे पहचाने। कि शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। अब देखो यहाँ पर शादी के कार्यक्रम है, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो के का अर्थ है कि यहाँ पर कई सारे कार्यक्रमों की बात की जा रही है। अगर शादी का कार्यक्रम लिखा होता तब हम कहते एक कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ शादी के कार्यक्रम चलता रहा, ये एक वचन के लिए आया है, तो ये गलत है। इसके आंसर सही क्या होगा, यहाँ क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए, चलते रहे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये सही होगा। ऑप्शन ए में ही अशुद्धि मिल गई, बाकी को देख लेते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, बाकी में कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर क्रिया संबंधी त्रुटि है कि जब यहाँ पर बात बहुवचन की हो रही है तो वहां क्रिया भी बहुवचन में आनी चाहिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है, बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। यहाँ रेखांकित जो है हमारा बातें करने वाले बच्चों में से कुछ, तो ये किस प्रकार का पदबंध है। पदबंध हम किसे कहेंगे कि शब्दों के समूह को, जो वाक्यांश होता है वही पदबंध होता है। इसके 5 भेद हो जाएंगे, तो पदबंध के 5 जो भेद होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, तीसरा हो जाएगा विशेषण, विशेषण पदबंध, चौथा हो जाता है क्रिया, क्रिया पदबंध, और पांचवा हो जाएगा अव्यय पदबंध।
अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या दिया है कि बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। ये जो कुछ है ये क्या है, एक सर्वनाम है। ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये तो सर्वनाम है। आंसर ऑप्शन बी आ गया। क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। आगे है दोपहर, इसमें समास हमें बताना है। दोपहर, इसका अर्थ क्या है, दो पहर, है ना, दो पहरों का समाहार। यही तो होता है, सुबह से अगला पहर शुरू हो चुका है, दोपहर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या कर्मधारय। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जहां प्रथम पद क्या हो, एक संख्या हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। घोड़े पर चढ़ने वाला हर कोई घुड़सवार नहीं होता है। इस पंक्ति में क्या बताना है, हमें कारक बताना है। तो घोड़े पर चढ़ने वाला, अर्थात यहाँ क्रिया की बात की जा रही है, कहां पर होगी, घोड़े पर। तो क्या आंसर आना चाहिए, क्रिया का आधार में और पर। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 30 नंबर है। इसमें ये पूछा गया है कि ये बताइए कि किस वाक्यांश के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक नहीं है, अर्थात गलत दिया गया है। अब क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन में, जो रोका हुआ ना हो उसे अनिरुद्ध कहेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद जो है, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे, बिल्कुल सही है। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ कहेंगे, एकदम ठीक है। निश्चित जीविका को आकाश वृत्ति नहीं कहेंगे। आकाश वृत्ति का अर्थ होता है अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका अर्थात आज तो पता है कि आज तो ये खा लिया, लेकिन कल का पता नहीं है, कल काम के बाद मतलब काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसे होंगे कि नहीं होंगे, उसे अनिश्चित जीविका कहेंगे। आंसर ऑप्शन टी है। अगले प्रश्न पर आते हैं 31, जिसमें क्या पूछा है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, वर्ण नहीं पूछा है, व्यंजन पूछा है। तो यदि हम बात करें स्वरों की, तो स्वर जो है आपसे पूछा जाता है तो कितने स्वर होते हैं, तो 11 तो आपके स्वर हो गए, है ना। जैसे हम बात करें यहाँ पर 11, एक होता है ना उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं, अगर इसकी बात करें आधार पर स्वर, वो कितने हो जाएंगे, 10 ही होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, आ है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और आओ। ये हो गए 11। इसमें से रह गया है एक री और एक हमारा अनुस्वार प्लस विसर्ग। तो ये टोटल मिलकर होते हैं 13 जब हम लिखते हैं उच्चारण के आधार पर 10, और जब हम लेखन के आधार पर पढ़ते हैं तो लेखन के आधार पर होते हैं कितने, 13। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन की तरफ। देखो, जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम क से लेकर म तक कितने होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम पढ़ते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि संघर्षी जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या 4 है। 2 हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, है ना, 2 क्या होते हैं, 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से हो जाएंगे, ये बिंदु के साथ डा ढा। ठीक है, इसके अलावा प्लस 4 हमारे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, अब टोटल करोगे तो कितने आ जाएंगे, तो 25 और 2 27, 27 और 12 कितने हो गए, बताओ जल्दी से, 39 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुल पूछा है, ऐसे एग्जैक्टली नहीं पूछा है। तो मेनली आप देखोगे तो टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो 52 जो है वो हमारे किस किस को मिलाकर हुए हैं, तो इन सभी को ऐड करने के बाद 39 प्लस 13 जो है हो जाते हैं 52। ठीक है, तो यहाँ वर्ण स्वर के साथ है, तो यहाँ ऑप्शन डी के साथ चले जाओ।
ठीक है, कई बार होता है इन्हें नहीं गिना जाता है, तो ये ओवरऑल मैंने बताया है ना। तो कितने हो जाएंगे, 52 जो है ये आपके कुल वर्ण होते हैं, किस आधार पर, लेखन के आधार पर। ठीक है, और जब हम उच्चारण के आधार पर पढ़ते हैं तो वहां से स्वर भी हट जाएंगे, कुछ 3 तो स्वर ही हट जाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर, यहाँ से भी इनको हटाया जाता है, क्योंकि ये संयुक्त है, इन्हीं में से मिलकर बने हैं। तो अगर हम कहें तो एक एक साथ चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ये किससे मिलकर बने हैं, जैसे छ, त्र, अज्ञा और श्र होते हैं, तो वो इन्हीं में से मिलकर बन रहे हैं, तो इनको काउंट नहीं करते तो ज्यादा बेहतर होगा, 35 के साथ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला है यहाँ पर 32 के सामसिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। स्मृति भ्रंश दिया है, स्मृति का भ्रंश, सुखाशक्त दिया है, सुख में आशक्त, सुभाषिक्त में दिया है, सुधा मिश्रित, और सुरताल। अभी जो सुरताल है ये क्या है, जोड़ीदार शब्द है, तो इसे हम कह सकते थे सुर और ताल, सुर और ताल, तो यहाँ सुर के लिए ताल नहीं बनेगा, ऑप्शन डी में त्रुटि है। अगले प्रश्न पर आएंगे, अगला है रतिपति पहचानिए। ठीक है, शब्द का समानार्थी हमें बताना। निशाचर है, निशाचर अर्थात जो राक्षस है, चोर है, दो शब्दों के लिए आएगा, एक तो राक्षस के लिए आता है और एक चोर के लिए आता है निशाचर। जगदीश किन्हें कहा जाता है, तो भगवान विष्णु को जगदीश कहा जाएगा। ठीक है, अलकापुरी किसे कहा जाएगा, यमपुरी को, यमपुरी को। ठीक है, अब यहाँ ये जो पंचसर है ये किसका पर्यायवाची है, ये रतिपति अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया, ये कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव, जिसे हम क्या कहते हैं, अनंग कहते हैं, इसे हम कंदर्प भी कहेंगे, कंदर्प, मदन भी कहा जाता है, मनोज भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। हस्त लाघव, इसका अर्थ है हस्त कौशल, है ना, हाथ का जो कहते हैं ना, हाथ की सफाई, हस्त कौशल। हस्तामलक का मतलब होता है हाथ पर रखा आंवला, हाथ पर रखा आंवला, इसके लिए प्रयोग हुआ। पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई दे, जिसके आर पार दिखाई दे, उसे कहा जाता है पारदर्शी, और यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हो जाएगा, जिसके अंग आमने सामने पर स्पष्ट हो जाए, सभी अंग आमने सामने स्पष्ट हो जाना। तो प्रत्यक्षदर्शी जो सामने से देख रहा है, तो सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, तो जिसके आर पार दिखाई दे, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, ऑप्शन ए ही होगा, प्रत्यक्षदर्शी ही होगा। 35 नंबर पर आते हैं, संप्रदान कारक का चिन्ह जो है प्रयोग किसमें किया गया है, क्या क्या दिख रहा है, वह फूलों को बेचता है। ठीक है, तो यहाँ कर्म कारक है, ब्राह्मण को बहुत सताया था, फिर उसके बाद प्यासे को पानी देना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। को पर सर्ग है, पानी दिया जा रहा है, अंशु स्कूल से आई है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बताओ जल्दी से, ऑप्शन डी में कौन सा कारक है, स्कूल से आई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तलवार का पर्यायवाची बताना है। तलवार के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तो तलवार को हम कृपाण कहते हैं, क्या कहेंगे, कृपाण, कृपाण कहा जाता है। इसे हम खड़ग कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, शमशीर कहा जाता है, शमशीर, करवाल कहा जाएगा, इसे हम चंद्रहास भी कहते हैं, चंद्रहास। क्या दिख रहा है यहाँ पर, धारदार हथियार होता है, धरवार, हलवार, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, और आप लोग जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो 40 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए वो बताएंगे। अयोग वह ध्वनि किसे कहते हैं, कौन सी हो जाएंगी, दो होती हैं जिनका जो है योग किसी और के साथ ना हो, एक तो अनुस्वार होता है, ठीक है, अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग, दो हो जाएंगे। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अगला है, वाक्यांश के बदले एक शब्द की दृष्टि से जो गलत है उसे पहचाने। क्या दिया है, पश्चिम उत्तर का कोण वायव्य है, एकदम ठीक है, एक ही समय में होने वाले को समकालीन कहा जाएगा।
जो विश्व का भरण पोषण करे विशंभर और स्वर्गेच्छा। तो कौन सा गलत लग रहा है? देखा जाए तो सभी ठीक है। तो समकालीन को हम एक ही समय पर ना कहकर उसी समय कहना चाहिए था, उसी समय होने वाला। तो ऑप्शन बी में थोड़ी त्रुटि है ना, एक ही समय में होने वाले को समकालीन ना कहकर उसी समय। द्वंद्व समास किसमें है? जहां दोनों पद आपके प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। पहले शब्द में क्या दिया है? देव और असुर, विलोम है एक दूसरे के, ऑप्शन ए ही हो गया। यहाँ पर धड़ाधड़ में क्या है? शब्द की आवृत्ति हुई है, इसमें अविभाव समास है। क्या है? अविभाव। कला में प्रवीण, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। और त्रिभुवन मतलब तीन संसार, तीन संसार का समाहार। भुवन मतलब संसार है, तो यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है वो हमें बताना है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, मतलब आने वाला जो है। अध्ययन बिल्कुल ठीक है, अनुसरण, अनुसरण होता है ऐसे। और अधिकार ऑप्शन ए में अधिकार ऐसे लिखा जाएगा। आंसर सी हो गया। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। साथ ही में क्लास के बारे में आप बता सकते हैं, पढ़कर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और 40 बाय कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ये तीन चीजों का आंसर आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो क्लास का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो क्लास लाइव होते ही आपको जुड़ जाना है हमारे सेशन में सुबह 10 बजे, और 5 बजे करेंट अफेयर्स, 7 बजे जीकेजीएस। और कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, रिवीजन के टाइम पर समझ नहीं आया, या पहली बार आप बाद में पढ़ रहे हैं, क्लास लाइव नहीं देखी देन बाद में पढ़ते हैं, तो तब भी आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। बाकी सेशंस के लिए जुड़े रहिए एसएससी नीट के साथ, और इस क्लास के बारे में जरूर बताएं। एक तो 40 बाई कितना हो रहा है, होमवर्क का आंसर कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दें, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।